नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय सरल रेखा में गति भाग 2। तो चलिए शुरू करने से पहले एक बार नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे औसत वेग तथा औसत चाल। उसके बाद हम पढ़ेंगे तात्क्षणिक वेग एवं चाल। तो आइए शुरू करने से पहले एक बार परिचय पर नजर डालते हैं। आप अपने आसपास रोज बहुत सी वस्तुओं को गति करते हुए देखते हैं, पर क्या आपको सारी वस्तुएं गति करती हुई दिखती हैं? इसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और आप ट्रेन की खिड़की तथा दरवाजों की तरफ नहीं देख रहे हैं। तो क्या आपको ट्रेन के अंदर की वस्तुएं आगे चलती हुई नजर आएंगी? क्या आपको चीजें गति में दिखेंगी? नहीं। लेकिन क्या सही में ऐसा है? चलिए इसके लिए हम एक और कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड ट्रेन के बाहर खड़ी है और अब उसके लिए बताइए क्या ट्रेन गति कर रही है या नहीं। जी हाँ, उसके लिए ट्रेन गति कर रही है। इससे हमारे दो निष्कर्ष निकलते हैं, जिसमें पहला है गति का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। जैसे जब आप ट्रेन के अंदर बैठे थे तो ट्रेन की गति 0 थी, लेकिन आपकी फ्रेंड के लिए ट्रेन की कुछ निश्चित गति थी। एक वस्तु गति की अवस्था में तभी कहलाती है जब वह समय के साथ कुछ दूरी तय करे। तो चलिए हम आगे चलते हैं और चाल को समझते हैं। चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। यह किसी पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी होती है, जिसे हम इस तरह प्रदर्शित करते हैं। यहां लिखा है v बराबर x/t, जहां पर v है चाल, x है दूरी तथा t है समय। अब हमें यहां से यह भी पता चलता है यदि दूरी का मान ज्यादा है तो चाल का मान भी ज्यादा होगा, और अगर समय का मान कम है तब भी चाल का मान अधिक होगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो एक निश्चित गति से चल रहा है। अब यह किसी निश्चित समय अंतराल में कुछ दूरी तय करता है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है, वह इसी निश्चित समय अंतराल में अधिक दूरी करता है। तब दूसरे व्यक्ति की चाल पहले व्यक्ति की चाल से अधिक कहलाएगी। चाल दिशा पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए यदि दो वस्तुएं समान गति से अलग अलग दिशा में जा रही हैं, तब भी उनकी चाल समान होती है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, यदि यह पिंड किसी निश्चित दिशा में गति कर रहा है और उसी की तरह दूसरा पिंड भी एक दूसरी निश्चित दिशा में गति कर रहा है, और यदि दोनों समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं, तब दोनों की चाल समान होगी और यह निर्भर नहीं करेगा कि वह किस दिशा में जा रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और वेग पर नजर डालते हैं। वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। यह किसी पिंड की वह दर है जिससे वह किसी निश्चित दिशा में अपनी स्थिति परिवर्तित करता है। मतलब
वेग में हम परिमाण के साथ साथ दिशा पर भी ध्यान देते हैं और इसको इस सूत्र से प्रदर्शित किया है जहां लिखा है v बराबर d अपॉन t, जहां d विस्थापन है और t समय है। इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई पिंड एक बिंदु से आगे की तरफ सरल रेखा में गति कर रहा है और वो t समय में d विस्थापन तय करता है, तब उसका वेग हो जाएगा d अपॉन t। वेग का मान सदैव दिशा पर भी निर्भर करता है। चलिए इसे भी फिगर से देखते हैं। मान लीजिए ये कोई पिंड है जो एक निश्चित दिशा में गति कर रहा है, वहीं एक दूसरा पिंड किसी दूसरी दिशा में समान रूप से गति कर रहा है और दोनों समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं, परंतु तब भी इन दोनों का वेग अलग अलग होगा क्योंकि दोनों की दिशा अलग अलग है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और औसत चाल को समझते हैं। औसत चाल को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज स्पीड। एक गतिमान कण के लिए औसत चाल को दो बिंदुओं के बीच की दूरी में अंतर तथा बिंदुओं के बीच के समय में अंतर के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई पिंड है जो इस प्रकार गति कर रहा है। अब हम औसत चाल निकालने के लिए इसकी तय की गई दूरी देखेंगे जो इस प्रकार है, और इसी के अनुसार हम लिख सकते हैं औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल व्यय समय। चित्र में चली गई दूरी को काले रंग की सरल रेखा से प्रदर्शित किया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं और औसत चाल से जुड़े कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं। औसत चाल की इकाई मीटर पर सेकंड है। औसत चाल की विमा m0 L1 t-1 है। औसत चाल की दिशा के बारे में नहीं बताती है तथा औसत चाल का मान हमेशा धनात्मक होता है तथा इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है। सरल रेखा पर जो बिंदु दिखाए गए हैं उनका नाम है A, B तथा C। वस्तु गति बिंदु A से प्रारंभ करती है और वो पहले A से C की तरफ जाती है जिनके बीच की दूरी है 3 मीटर। फिर C से B की तरफ जाती है जिनके बीच की दूरी है 4 मीटर और फिर वापस से B बिंदु से C पर आ जाती है। तो चलिए अब देखते हैं इसके लिए औसत चाल कितनी होगी। तो औसत चाल होती है कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। मान लीजिए वस्तु ने अपनी पूरी गति के दौरान 10 सेकंड में पूरी दूरी तय की, तब इस केस में औसत चाल होगी v एवरेज बराबर 3 मीटर, क्योंकि A से C के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है, प्लस 4 मीटर क्योंकि फिर वस्तु C से B की तरफ गई थी, प्लस 4 मीटर क्योंकि वस्तु वापस से पॉइंट B से पॉइंट C पर आ गई थी, और बटे 10 सेकेंड क्योंकि कुल दूरी 10 सेकेंड के समय अंतराल में तय की गई। इसलिए v एवरेज हो जाएगा 11 मीटर बटे 10 सेकेंड बराबर 1.1 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए अब आगे चलते हैं और समझते हैं औसत वेग को, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। एक गतिमान कण के लिए औसत वेग को दो बिंदुओं के बीच विस्थापन तथा बिंदुओं के बीच के समय अंतराल के अनुपात से परिभाषित किया जाता है।
चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पिंड गति कर रहा है और उसका गति का मार्ग इस तरह से है। अब जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा कि औसत वेग के लिए हमें दो बिंदुओं के बीच विस्थापन की आवश्यकता होती है, तो इसके प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु जो कि हैं x1 और x2, इनके बीच विस्थापन हम इस रेखा से प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए अब इसका सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र है v बराबर x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, जहां t2 और t1 अंतिम तथा प्रारंभिक समय है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और औसत वेग से जुड़े कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं। औसत वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड है। औसत वेग द्वारा पिंड की गति की दिशा के बारे में भी पता चलता है। औसत वेग का मान धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है। औसत वेग का मान औसत चाल के बराबर या उससे कम हो सकता है। औसत वेग का मान कभी भी औसत चाल से अधिक नहीं हो सकता। चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसे ग्राफ से समझते हैं। इसके लिए हम समय और दूरी के बीच एक ग्राफ लेते हैं, जिसका औसत वेग निकालने के लिए हम इस ग्राफ पर कोई दो बिंदु सेलेक्ट करते हैं जिनकी x अक्ष पर दूरी है x1 और x2। अब औसत वेग निकालने के लिए हम इन दोनों बिंदुओं से होकर एक सरल रेखा खींचते हैं और इस सरल रेखा की प्रवणता ही औसत वेग कहलाती है। आप देख सकते हैं इस सरल रेखा की प्रवणता धनात्मक है। प्रवणता को इंग्लिश में स्लोप कहते हैं। और इसी तरह हम और बिंदुओं के बीच का भी औसत वेग देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर स्लोप नेगेटिव होगा, इसलिए औसत वेग का मान भी ऋणात्मक होगा। और इसी तरह हम और बिंदुओं के बीच भी देख सकते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि औसत वेग का मान 0 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रवणता का मान 0 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह के और ग्राफ देखते हैं। हमारा पहला ग्राफ है दूरी और समय के बीच का ग्राफ, जो कि इस तरह से है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्रवणता धनात्मक है, इसलिए औसत वेग भी धनात्मक होगा, तथा दूसरे केस में प्रवणता ऋणात्मक है, इसलिए औसत वेग भी ऋणात्मक होगा, तथा तीसरे केस में प्रवणता 0 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लोप का मान 0 है, इसलिए औसत वेग भी 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तात्क्षणिक वेग पर नजर डालते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम यहाँ पर इसका परिचय पढ़ेंगे। एक निश्चित समय पर किसी वस्तु के वेग को उसका तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसका SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड और विमा होती है m0 L1 t-1। आगे चलते हैं और तात्क्षणिक चाल पर नजर डालते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तात्क्षणिक वेग के परिमाण को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। यदि तात्क्षणिक वेग को v से रिप्रेजेंट किया जाए और तात्क्षणिक चाल को u से रिप्रेजेंट किया जाए, तो यह लिखा जा सकता है u बराबर मॉड v। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा औसत चाल, उसके बाद हमने पढ़ा औसत वेग, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा तात्क्षणिक चाल एवं वेग। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे तात्क्षणिक वेग एवं चाल
तथा त्वरण। धन्यवाद।